नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत मेरे YouTube और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में पढ़ रहे हैं मेवाड़ इतिहास का परिचय, जो पार्ट प्रथम अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन बात करेंगे मेवाड़ इतिहास परिचय भाग 2 की बात करेंगे। भाग 2 में दोस्तों जो बचा हुआ है उसकी बात करेंगे। मेवाड़ इतिहास परिचय भाग 2, ये दोस्तों अपना आज का पार्ट रहेगा। इसमें कुछ समझेंगे अपन बात। क्या पढ़ेंगे? मेवाड़ इतिहास परिचय। इसमें अपन क्या समझेंगे, यानी इसका जो वंश था ये सूर्यवंशी माना था। कर्नल टोड ने कहा था कि गुजरात के शिलादित्य की संतान है। ये क्रम किस प्रकार से बना था उसकी अपन जानकारी करेंगे। यानी दोस्तों यहां से आप समझिएगा, यानी सूर्य था। कौन था? सूर्य। सूर्य के जो कर्म चलता है, आगे पीढ़ी की आगे अपन बात करते हैं। सूर्य के वंश में एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था, एक शासक हुआ था व्यूसमान। कौन हुआ था? व्यूसमान। व्यूसमान के दोस्तों वंशज में एक शासक हुआ था, उसका नाम था, अपन इस साइड में बात कर लेते हैं। एक शासक हुआ था, उसका नाम, तीर का निशान का ध्यान रखें, सूर्य। और सूर्य के वंशज में एक हुआ था, उसका नाम कौन था? राजा, उसका नाम है व्यूसमान। व्यूसमान के वंश में दोस्तों एक शासक हुआ था, उसका नाम था रघु। क्या नाम था? रघु। और रघु के वंशज में दोस्तों, रघु के वंशज में जो क्रम जो चलता है, व्यूसमान के बाद में रघु, रघु के बाद में हुआ था दोस्तों दलीप। कौन हुआ था? दलीप। दलीप के बाद में दोस्तों हुआ था अज। कौन हुआ था? अज। और दोस्तों वैसे तो बीच में काफी सारे नाम रह जाते हैं, लेकिन अपन सिर्फ कर्म की बात करते हैं। इसके जो मुख्य मुख्य हैं उन कर्मों की बात करते हैं। सूर्य के व्यूसमान के रघु, रघु के दलीप का अज। और अज का हुआ था दोस्तों दशरथ। कौन हुआ था? दशरथ। राजा दशरथ है। और राजा दशरथ के दोस्तों हुआ था राम। तीर के निशान का ध्यान रखें दोस्तों। राजा दशरथ के कौन हुआ था? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। कितने हुए थे? 4 हुए थे। कितने हुए थे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अब दोस्तों राम के हुए थे 2। राम के कितने हुए थे? 2। एक तो हुआ था दोस्तों लव, इसको चक्करी मारो है। और एक हुआ था दोस्तों कुश। इन दोनों में बड़ा कौन सा है दोस्तों? कुश है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? कुश है। यानी कुश की पीढ़ी के अंदर कहते, कुछ किताबों में लिखा 108वीं पीढ़ी के बाद में एक शासक हुआ था, उसका नाम है विजय भूप। क्या नाम है? विजय भूप। दोस्तों कुश की पीढ़ी के अंदर एक शासक हुआ था, उसका नाम क्या है? विजय भूप। और विजय भूप के पीढ़ी के अंदर विजय भूप ने राजधानी बनाई थी दोस्तों, एक कह सकते हैं राजधानी। इसकी राजधानी विजय भूप की क्या थी? अयोध्या थी। क्या थी? अयोध्या। राजधानी क्या थी? अयोध्या। और विजय भूप के वंशज के अंदर एक आदमी हुआ था, उसका नाम था दोस्तों शिलादित्य। इसने एक नई राजधानी भी बनाई थी। नई राजधानी की जानकारी मिलती है, नई राजधानी की जानकारी मिलती है दोस्तों। नई राजधानी क्या थी? वल्लभीनगर। 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 दोस्तों ये वल्लभीनगर कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। और इसी के वंशज के अंदर, विजय भूप के वंशज के अंदर एक शासक हुआ था, उसका नाम था दोस्तों शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। अब शिलादित्य की बात करेंगे अपन। क्या नाम था? शिलादित्य। दोस्तों तीर का क्रम आप समझते रहिएगा, यानी राम के पुत्र हुए थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इनकी दोस्तों अपने को चर्चा मिलती है। तो ये जो मेवाड़ इतिहास का परिचय है, जो शिलादित्य की संतान बताई गई है, वो शिलादित्य का क्रम कैसे चला था उसकी मैंने आपको थोड़ी सी चर्चा की है। एक बार फिर से समझिएगा। जो दोस्तों सूर्य हुआ था, सूर्य के वंशज में एक आदमी हुआ था, उसका नाम था व्यूसमान। व्यूसमान के हुआ था दोस्तों रघु। कौन हुआ था? रघु। और दोस्तों रघु के हुआ था दलीप। और दलीप के हुआ था दोस्तों अज। और अज के हुआ था दशरथ। और दशरथ के हुआ था दोस्तों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बड़ा था राम। और राम के हुआ था दोस्तों लव और कुश। और लव को तो चक्करी मारो है। और ये जो कुश है, कुश की कहते हैं 108वीं पीढ़ी, कुछ किताबों में उल्लेख मिलता है। 108वीं पीढ़ी के बाद में हुआ था विजय भूप, जिसकी राजधानी थी दोस्तों अयोध्या, और नई राजधानी बना ली थी वल्लभीनगर, गुजरात को। और विजय भूप के हुआ था दोस्तों शिलादित्य। ये जो दोस्तों थोड़ा सा क्रम है, इस अब अपन बात करेंगे शिलादित्य के बारे में, इसकी क्या रूपरेखा होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया हो दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे। अब अपन शिलादित्य की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? शिलादित्य की चर्चा करेंगे।
दोस्तों शिलादित्य को समझिएगा, मैं आपको यहां पर मैप बना के समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं दोस्तों, गुजरात का शासक था शिलादित्य। शिलादित्य की जो सगाई होती है, रिश्ता तय होता है, ये सिरोही की राजकुमारी, परमार राजकुमारी पुष्पावती के साथ में तय होती है। और पुष्पावती शादी होने के बाद में पुष्पावती के लगभग 5-6 लड़कियां हो जाती हैं, लगातार लड़का नहीं होता। सिरोही के अंदर एक माता का मंदिर था, अर्बुदा देवी, और वो अपने 7वीं बार गर्भवती होती है, 6ठी बार गर्भवती होती है, तो अपने पति से आज्ञा लेकर और अपने पीहर आ जाती है। और पीहर आने के बाद में अर्बुदा देवी माता के मंदिर में रोज जाया करती थी, जो पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगती थी। अब उल्लेख ये मिलता है कि पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगती थी। पीछे से अरब आक्रमणकारियों ने, ये विदेशी आक्रमणकारियों ने गुजरात पर हमला कर दिया, जिसके अंदर शिलादित्य की क्या हो गई, मौत हो गई। मौत होने के बाद में अब कहते हैं राजपूतों में नियम हुआ करते थे कि पति मरने के बाद जो पत्नी जो है उनकी, वो अपने पीहर में नहीं रह सकती, पीहर में, और यदि गर्भवती है तो सती भी नहीं हो सकती, और यदि गर्भवती नहीं है तो उसको सती होना पड़ेगा, ऐसा नियम हुआ करता था। तो दोस्तों कहा जाता है कि वो गर्भवती थी तो कुछ वो वहां से चलकर कहां से आ जाती है, यानी एक वीरनगर क्षेत्र पड़ता है गुजरात और सिरोही के बीच में, और वहां पर कुछ मौसी बताते हैं, कुछ ही बताते हैं, एक ब्राह्मणी थी कमलावती, उसके पास में आ जाती है, रहने लग जाती है वहां पर एक गुफा के अंदर, और एक गुफा के अंदर एक पुत्र को जन्म देती है, और उस पुत्र का नाम रखा जाता है दोस्तों गुहादत्त, गुहिल और गोह नाम से इस पुत्र को जाना जाता है। धीरे धीरे ये कहते हैं कुछ समय बाद में ये थोड़ा सा पुत्र जैसे महीने 2 महीने का हो जाता है, तो पुष्पावती कहते हैं कि कमलावती के देखरेख में इसको छोड़कर सती हो जाती है, और कमलावती की देखरेख में गुहिल है जो बड़ा होता है। तो एक समय जब थोड़ा जवान हुआ तो कहते हैं कि कमलावती ने इसको अपने राज्य वृतांत के बारे में सुनाया, अपनी माँ और पिता के बारे में बताया, तो गुहिल के मन में जो राजवंश का जो खून पल रहा था, उस खून के माध्यम से वो वहां से चलना शुरू होता है और भीलों की सेना बनाता है, और भीलों की सेना से वादा करता है कि मेरी आने वाली पीढ़ी कभी आपसे कर या टैक्स नहीं लेगी। तो भीलों की एक सेना को संगठित करता है, गुजरात जाता है। उस टाइम में गुजरात के अरब आक्रमणकारी वहां से भाग गए थे। उल्लेख मिलता है कि उसने एक बड़ी सत्ता प्रारंभ करने की सोची। 566 ईस्वी में मेवाड़ की मेर जाति को पराजित करके मेवाड़ का राजा बना था। 500 कहते हैं मतलब 66 ईस्वी में गोहिल सत्ता जो प्रारंभ होती है दोस्तों, 566 ईस्वी के अंदर गोहिलों की जो सत्ता थी उसको प्रारंभ कर दिया था। गोहिलों के आदि पुरुष के रूप में माने जाते हैं। और उसके बाद में उल्लेख मिलता है मेवाड़ शासक गोहिल जो था, गोहिल ने भीलों से वादा किया था कि मैं कभी भी मेरी आने वाली पीढ़ी आपसे टैक्स नहीं लेगी। अब गुहिल के बाद में जो राजा होता है उसका नाम है दोस्तों भोज, और भोज के बाद में नाग या नागादित्य, नागादित्य के बाद में महेंद्र प्रथम, उसके बाद में अपराजित, और उसके बाद में शिलादित्य सेकंड, और उसके बाद में महेंद्र सेकंड। महेंद्र सेकंड के दोस्तों होता है, उसका नाम है काल भोज बप्पा रावल, जो इसकी अपन आगे जो राजवंश शुरू होगा उसमें बात करेंगे। यहां तक की बात पहले समझिएगा दोस्तों, यानी आपको मैं समझाता हूं यहां पर एक मैप के माध्यम से। दोस्तों जो ये जो स्थान यहां का पड़ता है, ये जो स्थान है दोस्तों सिरोही, क्या है, सिरोही। इस स्थान का नाम क्या है, सिरोही नाम है। अब सिरोही में आप एक एक चीज करके समझिएगा अच्छी तरीके से सिरोही। और इस क्षेत्र के बारे में यदि अपन जाने तो सिरोही के अंदर दोस्तों एक मंदिर है, उस देवी का मंदिर है, यानी इस देवी का नाम है अर्बुदा देवी। कौन सी देवी है, अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी सिरोही के अंदर मंदिर बना है। तो दोस्तों कहा जाता है यहां सिरोही की एक राजकुमारी है, परमार राजकुमारी, उसका नाम है पुष्पावती। क्या नाम है, पुष्पावती। पुष्पावती राजकुमारी, राजकुमारी का क्या नाम है, पुष्पावती नाम है। दोस्तों यहां एक क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र का नाम है गुजरात। क्या नाम है, गुजरात। आप समझिएगा, यहां थोड़ा ऊपर बनाता हूं इसको। यहां एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम है दोस्तों गुजरात। यहां कौन सा क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम है गुजरात। क्या नाम है, गुजरात। गुजरात का एक शासक है, उसका नाम है दोस्तों शिलादित्य। क्या नाम है, शिलादित्य। और शिलादित्य यहां एक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, उसका नाम है अरब। क्या नाम है, आप सिर्फ समझिएगा, मैप को इधर उधर मत देखिएगा। अरब, अरब। और इसको अपन विदेशी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विदेशी आक्रमणकारी कह सकते हैं। अब दोस्तों इसको समझिएगा कि शिलादित्य जो है, शिलादित्य का शादी किसके साथ में तय हो जाती है, पुष्पावती के साथ में। शिलादित्य की क्या होगी दोस्तों, पुष्पावती के साथ में शादी होगी। शिलादित्य की पुष्पावती के साथ में क्या होगी, शादी होगी। शादी के बाद में यहां से रवाना होकर कहां आ गई, अपने घर आ गई, यानी गुजरात आ गए। गुजरात में कौन से क्षेत्र में रहते थे दोस्तों, वल्लभी नगर। कहां रहते थे गुजरात में, वल्लभी नगर। अब दोस्तों जानकारी लीजिएगा आप कि यहां पर अब एक और कौन आ गई, पुष्पावती।
यहीं पर रहने लगी पुष्पावती। अब पुष्पावती कहते हैं कि 5-6 लड़कियां हुई, यानी लगभग कहते हैं 6 लड़कियों का उल्लेख मिलता है। गर्ल, GIRL, गर्ल्स, यानी लगभग लगातार कितनी लड़कियां हो गई? 6 लड़कियां हो गई। और तो पुष्पावती परेशान थी कि मेरा वंश कैसे चलेगा। तो वंश चलाने के लिए ये जब 7वीं बार गर्भवती होती है तो अपने पति शिलादित्य से आज्ञा लेती है और कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पीहर जाऊंगी। यानी जब 7वीं बार गर्भवती होती है तो अपने पति शिलादित्य से आज्ञा लेती है कि पुष्प कौन लेती है? पुष्पावती, कि मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पीहर जाऊंगी। और किस देवी की पूजा करूंगी? कि अर्बुदा देवी की पूजा करूंगी। किसकी मन्नत के लिए? पुत्र प्राप्ति की मन्नत के लिए। किस मन्नत के लिए? पुत्र प्राप्ति की मन्नत ली थी। अब दोस्तों यहां से क्या होता है, जब ये 7वीं बार गर्भवती होती है तो यहां से रवाना होकर और कहां आ जाती है? अपने पीहर आ जाती है। और पीहर आने के बाद में जानकारी मिलती है कि ये रोज अपने इस मंदिर में जाया करती थी। अब देखिएगा घटना कि पीछे से क्या घटना घटती है। अरब आक्रमणकारियों ने अचानक क्या कर दिया था? गुजरात पर आक्रमण कर दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों? आक्रमण कर दिया था। और जैसे ही अचानक आक्रमण हुआ तो आक्रमण होने से शिलादित्य की क्या हो गई? मौत हो गई। शिलादित्य की क्या हो गई? मौत हो गई। अब इस समाचार का पता किसको लगा? पुष्पावती को लगा। और पुष्पावती मंदिर जाया करती थी। अब कहते हैं कि पुष्पावती गर्भवती थी, पति के साथ में सती तो नहीं हो सकती और पिता के घर भी नहीं रह सकती, तो कहीं और भी रहना पड़ेगा। तो अब दोस्तों उल्लेख मिलता है कि यहां से सती नहीं हो सकती, पिता के घर भी नहीं रह सकती, तो कहीं और किसी के घर में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों इस क्षेत्र की यदि अपन बात कर रहे हैं तो गुजरात और सिरोही के मध्य एक क्षेत्र पड़ता था। उस क्षेत्र का नाम था दोस्तों वीरनगर। क्या नाम था? वीरनगर। वीरनगर में दोस्तों एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उस ब्राह्मणी का नाम था कमलावती। क्या नाम था? कमलावती नाम की एक क्या रहा करती थी? ब्राह्मणी रहा करती थी। अब दोस्तों कुछ इसमें मौसी बताते हैं, कुछ बुआ बताते हैं, जो भी है। यानी यहाँ पर सिरोही से पुष्पावती रवाना होती है, कहाँ आ गई? वीरनगर आ गई। सिरोही से पति मरने के बाद सिरोही से रवाना होकर कहाँ आ गई? कमलावती के पास में रहने लगी। कमलावती के पास में दोस्तों ये गुफा में रहती थी। कहाँ रहती थी? गुफा में रहती थी। और गुफा के अंदर ही एक पुत्र को जन्म दिया। गुफा के अंदर ही एक पुत्र को जन्म दिया। और गुफा के अंदर पुत्र जन्म होने के कारण उस पुत्र को क्या कहा गया दोस्तों? गुहिल कहा गया, और गोह कहा गया, और गोहा या गुहिल दत्त कहा गया, या इस प्रकार से जो अलग अलग नामों से इसे पुकारा गया था। कुछ समय बाद में जानकारी मिलती है यहाँ दोस्तों कौन आई थी इसके पास में? पुष्पावती आई थी। पुष्पावती पति मृत्यु के बाद, पति मृत्यु के बाद कहाँ आई थी दोस्तों? वीरनगर में आ गई थी। और किसको जन्म दे दिया? पुत्र को जन्म दे दिया। पुत्र का नाम क्या रख दिया? गुहिल। अब कहते हैं दोस्तों पुष्पावती पुत्र को कुछ समय बाद में यहीं कमलावती की देखरेख में छोड़कर सती हो जाती है। और जब ये धीरे धीरे गुहिल बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में कहता है, उल्लेख मिलता है दोस्तों, एक दिन जो ये गुहिल था और ये बड़ा हो गया और ये कमलावती थी, कमलावती ने गुहिल को सारा वृत्तांत सुनाया अपने राज्य के बारे में। तो कहते हैं गुहिल ने बड़ा शक्तिशाली था, राजवंशी खून था, तो इसने क्या किया? भीलों की सेना इकट्ठी की। किसकी सेना? भीलों की सेना इकट्ठी की। और भीलों से कहा आप मेरा सहयोग करो, मैं आपका सहयोग करूंगा, और मेरी आने वाली पीढ़ी आपसे कभी भी कर या टैक्स नहीं लगी। अब दोस्तों यहां से जानकारी मिलती है कि इसने भीलों की सेना ले ली और भीलों की सेना लेकर कहां पर आक्रमण किया? गुजरात पर आक्रमण किया। लेकिन उस टाइम अरब आक्रमणकारी यहां से जा चुके थे। अब भीलों से इसने कहा यार कोई अच्छा क्षेत्र जीतते हैं, कोई शानदार क्षेत्र, कोई ज्यादा प्रकोप जीता हुआ। तो उस टाइम में कहते हैं मेवाड़ जो क्षेत्र था दोस्तों, मेवाड़ को मेदपाट शिवी कहा जाता है, प्रागवाट कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में मेर जाति के जो मेणा थे ये काफी सारा मतलब भ्रष्टाचार फैला रखा था। और इस कारण से गुहिल ने अनुमान लगाया कि यहीं से चलते हैं। तो इसने क्या कर लिया दोस्तों? यहां से रवानगी ले ली। और रवानगी लेकर दोस्तों कहां आ गया? एक क्षेत्र पड़ता है मेवाड़। कहां पहुंचा है दोस्तों? मेवाड़ पहुंचा। और मेवाड़ पहुंचकर किसको पराजित कर दिया? यानी दोस्तों लिखेंगे मेर जाति के मेणाओं को पराजित कर दिया। यानी मेर जाति को पराजित किया भीलों के सहयोग से। मेर जाति को पराजित कर दिया और यहाँ पर मेवाड़ में अपनी सत्ता डाल दी दोस्तों। और गुहिल वंश की क्या कर दी? 566 में गुहिल वंश
और गुहिल को ही आगे चलकर अपन कुछ वंश का नाम देते हैं सिसोदिया वंश। और ये जो दोस्तों गुहिल वंश और सिसोदिया वंश की स्थापना या गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? राजा गुहिल ने की थी। किसने की थी? राजा गुहिल ने की थी। राजा गुहिल को कहते हैं गुहिल वंश का कह सकते हैं कि आदि पुरुष, मेवाड़ का आदि पुरुष भी कहा जाता है, गुहिल वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। और इसने मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की क्या कर दी दोस्तों? स्थापना कर दी। तो ध्यान रहे दोस्तों, मेर जाति को पराजित करके इसने क्या स्थापना कर दी थी? गुहिल वंश की स्थापना कर दी थी। और स्थापना करने के बाद में राजा गुहिल ने भीलों से वादा किया था, यानी इसके साथ में दोस्तों कौन थे? भील थे। और भीलों के वादा थे, यानी मेवाड़ के अंदर जो अगला शासक होता है उसका नाम है दोस्तों भोज। भोज के बाद में दोस्तों कौन होता है? नागादित्य या नाग। और नाग के बाद में दोस्तों अगला जो शासक होता है वो होता है महेंद्र प्रथम। कौन होता है? महेंद्र प्रथम। महेंद्र प्रथम के बाद में दोस्तों कौन होता है? महेंद्र प्रथम के बाद में होता है अपराजित। कौन होता है? अपराजित। और अपराजित के बाद में दोस्तों कौन होता है? अपराजित के बाद में होता है शिलादित्य सेकंड। और शिलादित्य सेकंड के बाद में दोस्तों कौन होता है? महेंद्र सेकंड। और महेंद्र सेकंड के बाद में दोस्तों कौन होता है? कालभोज। कौन होता है? कालभोज। अब दोस्तों होता क्या है वो चीज आगे अपन पढ़ेंगे कि महेंद्र सेकंड ने भीलों को कर देने से मना कर दिया था। कर लेऊंगा, कोई भी किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जाएगा। वो पीछे के वंशज में हो गए, अब मेरे वंशज में नहीं होंगे। उसके बाद में कहते हैं भीलों ने सब मिलकर महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी थी और यहाँ से बप्पा रावल भाजकर हरित ऋषि के आश्रम में चला गया था। ऐसी जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है दोस्तों। एक बार फिर से दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं, लगभग अरब आक्रमणकारी यहाँ से अपन देखते हैं कि गुजरात का जो सिरोही जो क्षेत्र पड़ता था, सिरोही की एक राजकुमारी थी पुष्पावती। एक बार फिर से मेरे से समझिएगा, यानी सिरोही की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था पुष्पावती। क्या नाम था? पुष्पावती। पुष्पावती की शादी गुजरात के शिलादित्य के साथ में हुई। जब इसके 5-6 लड़कियां होती हैं तो एक दिन ये 7वीं बार गर्भवती होती है तो अपने पति से आज्ञा लेकर कहाँ आ जाती है? सिरोही आ जाती है। और सिरोही में अर्बुदा देवी के मंदिर में पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगती है और पीछे से अरब आक्रमणकारी आक्रमण कर देते हैं, जिसमें गुजरात के शिलादित्य क्या हो जाते हैं? मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब राजपूतों में एक नियम हुआ करता था दोस्तों, यानी पति मृत्यु के बाद यदि पत्नी गर्भवती नहीं है तो सती होगी, गर्भवती है तो सती नहीं हो सकती, पिता के घर भी नहीं रह सकती। अब उल्लेख मिलता है कि यहाँ से ये वीरनगर की ब्राह्मणी कमलावती के पास में आ जाती है। कमलावती के पास में एक गुफा में रहते हुए एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम है गुहिल। कुछ समय बाद में पुष्पावती यहाँ से जाकर सती हो जाती है और गुहिल कमलावती की देखरेख में पलता है, बड़ा होता है। तो कमलावती ने एक दिन सारा वृतांत सुनाया। इसने भीलों की सेना इकट्ठी की, गुजरात गया। उस टाइम में गुजरात के आक्रमणकारी यहाँ पर नहीं थे और इसने मेवाड़ आया, मेवाड़ के मेर जाति को पराजित किया और भीलों के सहयोग से 566 ईस्वी में कौन से वंश की नींव डाल दी? गुहिल वंश की नींव डाल दी। और इसे सिसोदिया वंश बना था। राजा गुहिल बना। राजा गुहिल के बाद में राजा बना भोज। भोज के बाद में नाग के बाद में महेंद्र प्रथम के बाद में अपराजित के बाद में शिलादित्य के बाद में महेंद्र सेकंड के बाद में कालभोज, जिसने राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये अपने मेवाड़ इतिहास की जो अपने को जानकारी मिलती है, इसके बारे में अपन कह सकते हैं कि मेवाड़ का इतिहास जो एकमात्र अपन कह सकते हैं वर्तमान में जीवित राजवंश के रूप में माना जाता है, सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है मेवाड़ इतिहास को। तो ये अपन मेवाड़ के इतिहास के बारे में चीजें समझते हैं दोस्तों। ये इतनी सी जानकारी मेवाड़ इतिहास परिचय की है। उसके बाद में जो अपना आगे चलेगा वो चलेगा बप्पा रावल कालभोज की प्रक्रिया समझेंगे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, यदि क्लास मेरी पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करने की कृपा करें दोस्तों। नमस्कार।